रूही एक छोटे से गांव की लड़की थी। उम्र 18 साल, पर आंखों में बड़े बड़े सपने। वो पढ़ाई में तेज थी और अपने गांव की पहली लड़की बनना चाहती थी जो शहर जाकर नौकरी करे। उसका सपना था माँ के इलाज के लिए पैसा हो, अपना खुद का घर हो और एक दिन गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाए। लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। रूही की माँ पिछले 6 महीनों से बीमार चल रही थी। बापू तो बचपन में ही दुनिया छोड़ गए थे। घर की हालात बद से बदतर होती जा रही थी। अस्पताल के बिल, दवाइयों का खर्च और ऊपर से गांव के साहूकार का कर्ज। रूही की रातें रो रो कर कटती, लेकिन सुबह होते ही वह माँ के लिए खाना बनाती, घर संभालती और पढ़ाई भी करती। इसी दौरान एक दिन मामा घर आया। चेहरे पर नकली चिंता, लेकिन आंखों में कुछ और था। रूही, तुम्हारी माँ का इलाज तभी हो सकता है जब हम कोई बड़ा कदम उठाए। रमेश जी गांव के बड़े आदमी हैं। उनकी पत्नी को गुजरे 2 साल हो गए हैं। एक छोटी सी बच्ची है उनके पास। वह तुमसे शादी करना चाहते हैं। रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। रमेश, वह तो उसके पिताजी की उम्र का था। रूही ने मामा की आंखों में देखा। माँ को जिंदा देखना उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। लेकिन क्या वह अपनी पूरी जिंदगी किसी ऐसे आदमी के साथ बिता सकती है जिससे वह प्यार नहीं करती, जिससे देखकर उसे बाप की याद आती थी। माँ ने भी हाथ पकड़ कर कहा, बेटिया, मैं ज्यादा दिन की मेहमान नहीं, कम से कम मरते वक्त तुझे ससुराल में देखकर सुकून, यही आखिरी तमन्ना है। आंसू बहते रहे और अगले सप्ताह रूही की शादी रमेश से कर दी गई। रमेश का घर बड़ा था, लेकिन उसमें खुशियां नहीं थी। एक 4 साल की बच्ची नीतू थी जो माँ की ममता के लिए तरस रही थी। रमेश बहुत सीधा साधा आदमी था, लेकिन उम्र और सोच में फासला साफ दिखता था। रूही को हर बात पर हिदायत मिलती। इतना जोर से मत हंसो, इस कपड़े में बाहर मत जाओ, अब तुम एक औरत हो, बच्ची नहीं। पर रूही का दिल अब भी बच्चा था, जो बस उड़ना चाहता था। धीरे धीरे रूही ने नीतू से दोस्ती कर ली। उसकी देखभाल, बालों में चोटी, कहानियां सुनाना, इन सब में उसे सुकून मिलने लगा। नीतू भी माँ माँ कहने लगी। रूही का दिल पहली बार किसी रिश्ते में सुकून पा रहा था। रमेश ने भी एक दिन कहा, तुम मेरी जिंदगी में सुकून बनकर आई हो रूही, मैं जानता हूँ कि यह शादी तुम्हारे लिए मजबूरी थी, पर अब अगर तुम्हें कुछ भी करना हो, पढ़ाई या कुछ और, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनकर रूही की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार मजबूरी के नहीं, हौसले के आंसू थे। शादी के बाद का जीवन कोई परियों की कहानी नहीं था। गांव की औरतें उसके पीठ पीछे बातें करती, देखो पैसे के लिए बाप जैसी उम्र के आदमी से शादी कर ली। अरे वो रमेश तो अपनी बीबी की मौत के बाद बस किसी नौकरानी जैसी बहू चाहता था। रूही ने पहली बार महसूस किया कि मजबूरी से किए गए रिश्ते हमेशा समाज की नज़र में कटघरे में खड़े होते हैं। लेकिन वह अब इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहती थी। रातों को जब वो छत पर बैठती तो चांद की तरफ देखकर सोचती, काश मेरी भी अपनी कोई दुनिया होती जहां मैं सपनों के साथ होती, न कि किसी और की जरूरत बनकर जीती। रमेश ठीक आदमी था, पर वह उम्रदराज था। उसके साथ न तो दोस्ती जैसा रिश्ता बन पा रहा था, ना ही वो आत्मीयता। हाँ, सम्मान जरूर था, और शायद समय के साथ आदत भी हो रही थी। रूही के दिन अब नीतू की परवरिश में बीतने लगे थे। नीतू उसे माँ से भी ज्यादा मानती थी। जब भी वो बीमार होती, रूही रात भर जाकर उसे माथे पर पानी की पटिया रखती। एक दिन नीतू ने उसे गले लगाकर कहा, माँ, अगर आप नहीं होती तो मैं अकेली ही रह जाती। रूही का दिल भर आया। उसे पहली बार लगा कि वह किसी की जरूरत नहीं, बल्कि किसी की दुनिया बन चुकी है। इसी दौरान रूही ने गांव के स्कूल में फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की। रमेश ने शुरू में थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन रूही की लगन देखकर उसने भी साथ देना शुरू किया। अब वो स्कूल में पढ़ती थी, घर संभालती थी और नीतू की माँ भी बन चुकी थी। एक औरत की जिंदगी में शायद इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। लेकिन रूही के भीतर अब भी एक स्वाभिमानी लड़की जीवित थी, जो खुद की पहचान बनाना चाहती थी। रूही बालकनी में बैठी शाम की चाय पी रही थी। ठंडी हवा के साथ जहन में दिन भर की थकावट उतर रही थी। तभी मोबाइल की रिंग बजी। स्क्रीन पर माँ का नाम चमक रहा था। रोज की तरह कॉल उठाए, लेकिन इस बार माँ की आवाज कुछ अलग थी, कांपती हुई, थकी हुई और बेहद गंभीर। रूही बेटा, जल्दी आ जा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मुझे तुझसे एक सच्चाई कहनी है, तेरे बापू के बारे में। रूही ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ माँ, क्या बात है? बापू तो कब के गुजर गए। तभी माँ ने धीरे से कहा, नहीं बेटी, वही तो सच्चाई है, तेरे बापू कभी मरे ही नहीं थे।
एक पल को जैसे सब कुछ थम गया। चाय उसके हाथ से गिर गई। दिल की धड़कनें तेज हो गई। क्या उसने लड़खड़ाते स्वर में पूछा। माँ की सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया। जिसे तू अब तक मरा हुआ मानती रही, जिनके नाम पर हर साल श्राद्ध करती रही, वो जिंदा है। और एक ऐसी जगह जिंदगी काट रहे हैं जहां से मैंने उन्हें खुद दूर कर दिया था। पर क्यों माँ? रूही की आंखों में अविश्वास और सवाल सवाल थे। क्योंकि ऐसा किया आपने? माँ कुछ पल चुप रहे, फिर जैसे अपने सीने में सालों से दबा सच बाहर आने लगा। क्योंकि वो इंसान अपनी बेटी को नाम देने लायक नहीं था। वो अपनी जिंदगी में किसी और के साथ चला गया था। और मुझे उस समय यही लगा कि उससे दूर होकर तुझे बचा सकूंगी। तो आपने सबको यह कह दिया कि वो मर गए। हाँ, मैंने खुद ये अफवाह फैलाई ताकि तू कभी उनकी सच्चाई ना जान सके। मगर अब जब मौत मेरे दरवाजे पर है, तो मैं दिल पर बोझ लेकर नहीं जाना चाहती। रूही को लग रहा था कि उसकी पूरा बचपन, उसकी यादें, उसकी भावनाएं सब एक झूठ पर टिकी थी। वो कहाँ है माँ? शायद उसी शहर में जहाँ से हम भागकर आए थे। वही चेहरा लिए, वही गुनाह लिए। पर अब तेरी मर्जी है कि तू उनसे मिलना चाहती है या नहीं। रूही का मन तूफान की तरह मचल रहा था। वो उठी, माँ का हाथ पकड़ा और बोली, मुझे हक है जानने का, और मैं जानकर रहूंगी कि मेरे बापू सच में कौन है, वो जो जिंदा है या वो जो हम अब तक मेरी यादों में मरे हुए थे। माँ के बताए पत्ते पर जब पहुंची तो देखा कि मेरा बाप एक दूसरी औरत के साथ था। इसलिए माँ ने मुझे बचपन से यही बताया था कि तेरा बाप मर गया है। पर आज जब सच्चाई सामने आई तो मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। मैंने आंखों के आंसुओं को रोकते हुए हिम्मत जुटाई और घर के अंदर दाखिल हुई। अंदर का दृश्य देखकर दिल और भी टूट गया। वो आदमी जिसे मैंने हमेशा अपनी यादों में एक हीरो समझा था, वो किसी और के साथ हंस रहे थे, जैसे उसे मेरी माँ और माँ मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या आप ही रत्नेश हैं? क्योंकि रत्नेश जी। वो चौंके, थोड़ी देर तक मुझे घूरते रहे, फिर बोले, हाँ लेकिन तुम कौन? मेरे से शब्द ही नहीं निकले, बस एक ही बात निकली, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी और साधा की बेटी रूही। ये सुनकर जैसे उसकी सारी हंसी गायब हो गई, चेहरा सफेद पड़ गया, होठ थरथराने लगे और वो कुर्सी पर ढह गए। उसके साथ घबरा गई। उसने पूछा, ये लड़की क्या कह रही है रत्नेश? मैं वही खड़ी रही, उम्मीद लिए कि शायद वो मुझे गले लगाएंगे, मेरे सिर पर हाथ रखेंगे। लेकिन उन्होंने जो कहा उसने मेरी आत्मा को तोड़ दिया। मुझे नहीं पता यह कौन है, कोई गलती हो गई होगी उसके ये शब्द में आत्मा चीर गए। आंखों में छलकते आंसू अब बहने लगे। मैंने कांपती आवाज में कहा, आप भूल सकते हैं, लेकिन मेरी माँ ने हर रात आपको याद करके आंसू बहाए हैं। अपने आपने हमें जीते जी मार दिया था और अब कह रहे हैं कि आप मुझे जानते ही नहीं हो। खामोश बैठे रहे। उनके चेहरे पर अब डर और अपराध बोध का मिला जुला भाव था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके साथ बैठी औरत ने मेरी ओर देखा और तलख लहजे में बोली, देखिए जो भी बात करनी है शांति से कीजिए, ये मेरा घर है, हम इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका लहजा सुनकर मुझे अपनी माँ की हालत याद आ गई। कैसे वो अकेले मेरी परवरिश करती रही, समाज की बातों को झेलती रही, हर त्योहार पर पापा के नाम की एक थाली सजाती रही और हर बार मुझे कहती रही, तेरे पापा ऊपर से तुझे देख रहे हैं। मेरे सब्र का बांध अब टूट चुका था। मैंने गुस्से और दर्द से कांपती आवाज में कहा, आपका सच जानने के लिए मैंने अपनी बीमार माँ को पीछे छोड़ा, उनकी उम्मीदों के साथ यहाँ आई। पर यहाँ आकर जाना कि मेरा बाप तो जिंदा है, लेकिन इंसानियत उसमें मर चुकी है। मैंने उन्हें आखिरी बार देखा, वो आंखें अब मुझसे बचा रहे थे। शायद शर्मिंदा थे, या शायद अब भी उतना खुदगर्ज की शर्म का एहसास भी नहीं था। मैं मुड़ी और बिना पीछे देखे वहां से निकल गई। कदम भारी थे, लेकिन दिल हल्का हो गया था। घर वापस आकर माँ के पास बैठ गई। उनका हाथ थामकर कहा, आप सही थी माँ, वो आदमी सच में मर चुका है हमारे लिए। माँ की आंखें भर आई, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून था। शायद इसलिए उन्होंने मुझे यह सच देर से बताया, ताकि जब जानूं तब इतनी मजबूत बन चुकी हो जख्म झेलने के लिए। तभी वहां पे मेरे पति और मेरी बेटी नीतू आ गई, माँ माँ चिल्लाते हुए, और मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ ली। उस टाइम
उस टाइम ऐसा लगा कि जैसे मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो और मुझे लगा कि मेरी दुनिया तो यह सब है जो मेरे पास है। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कहानी एसपी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।